प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। 30 अप्रैल 2023 वो तारीख जिस दिन मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। वो क्षण अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक था और 100 अंकों की मन की बात की यात्रा हम सब के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा पुंज, एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है, आज भी है। देश भर में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो मन की बात से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ करने की शुरुआत की और इतना कुछ किया या कर रहे हैं जो बाकी सबके लिए प्रेरणा बन जाता है। तो ये एक श्रृंखला है जो मन की बात से शुरू होती है और इसका प्रसार होता रहता है, आगे बढ़ती रहती है यात्रा। इसीलिए मन की बात की यात्रा अपने आप में बहुत प्रेरक है। पिछले कार्यक्रम में भी श्रोताओं आपको याद होगा, हमने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की थी जो मन की बात से प्रेरित होकर अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं और करते रहे हैं। उस सिलसिले को आज भी हम आगे लेकर चलेंगे और ऐसे कुछ लोगों से बात करेंगे जो मन की बात से प्रेरित हुए या मन की बात के प्रभाव का आकलन जिन्होंने किया है अलग अलग क्षेत्रों पे। तो इस रूप में आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, इस समय फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चाहर जी। मनीष चाहर बहादुरगढ़ जिला झज्जर के रहने वाले, हरियाणा में ये जगह है और मन की बात से बहुत अरसे से जुड़े रहे हैं। बहुत सारे इनके पत्र यहाँ आते रहे हैं मन की बात के लिए और मुझे खुशी इतनी होती है। दरअसल हम खुद प्रेरित हो जाते हैं ऐसे लोगों से बात करके, क्योंकि मन की बात से जो प्रेरणा इन्हें मिलती रही है या इनके साथ इनकी पूरी टीम को, दोस्तों को मिलती रही है, इन्होंने इतना कुछ किया है, आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए उत्सुकता ये हुई कि क्यों ना सीधे इनसे बात की जाए और उनकी बातचीत आप तक पहुंचाई जाए पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के जरिए। तो आइए स्वागत करते हैं मनीष चाहर जी का। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आप इतनी सारी जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए तो मुझे लगता है एक कार्यक्रम भी कम है, क्योंकि इतनी तरह के काम है। लेकिन शुरुआत हम करना चाहते हैं इस बात से कि मन की बात जो है आपके इस पूरी यात्रा में उसकी क्या भूमिका रही है? सर, ये कहते हैं कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते जी, और हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। क्या बात है। तो जब हमारी टीम की 2014 में शुरुआत होती है, जब मन की बात की शुरुआत हुई 2014 में, जी, उससे थोड़ा सा पहले हम बस सोच ही रहे होते हैं गांव में कि भाई हम गांव को कैसे युवा मिलकर अपने गांव को ऊपर उठा सकते हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फैक्टर की कमी थी हमारे अंदर कि हम कैसे शुरुआत करें, क्या करें या नहीं करें। लेकिन तभी अक्टूबर 2014 में पहली बार हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी। अच्छा। और उसके बाद तो हमारे हौसलों को बस पंख लग गया और वो दिन है और आज का दिन है, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हम लगातार जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा मनीष जी, चूंकि अभी 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ मन की बात का और माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार इस बात को कहते हैं कि मन की बात जो है, जो वो प्रसारित करते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वो दरअसल देश के ही लोगों के मन की बात है। इस तरह की चीजें हैं जो प्रेरित करती हैं और प्रधानमंत्री जी उन बातों को लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वो किस तरह से और किस रूप में जो पहली चीज जो शुरुआत हुई आप लोगों की और कैसे आप लोग इकट्ठे हुए गांव में, कैसे जुड़े एक दूसरे से? अक्टूबर 14 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का पहले एपिसोड में उन्होंने कहा, उन्होंने पूरे देश को स्वच्छता अभियान से जोड़ने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, माननीय प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों का आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर भारत माता की सेवा करें और अपने भारत देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाएं। तभी हमारे मन में ये बात आई कि भाई जब देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है, पूरे देशवासियों का आह्वान कर रहा है कि भाई आप आओ, घर से बाहर निकलो। अपने लिए तो सभी आदमी कमाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समय अपने देश के लिए, समाज के लिए भी दो। तभी हमने ठान लिया था कि हम हफ्ते में कम से कम 2 या 3 घंटे अपने देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए जरूर निकालेंगे। क्या बात और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हमने गांव में एक टीम बनाई जिसका नाम संघर्षशील जन कल्याण सेवा समिति के नाम से था। अच्छा। स्टार्टिंग में हम कुछ युवक हुए और बाद में धीरे धीरे कर करके नौकरी पेशा साथी जुड़ते गए, डॉक्टर भी, मेजर भी और टीचर, सब प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़ते गए और धीरे धीरे हमारा कारवा बढ़ता गया। और 2014 से लेकर सर अब तक हम प्रत्येक रविवार कम से कम 2 से 3 घंटे गांव में श्रमदान करते हैं और गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी श्रमदान करते हैं। अच्छा, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक बार संबोधन करते हुए श्रमदान के लिए आह्वान किया था सभी लोगों से, तो मेरा ख्याल है वो भी आपने सुना था और उससे भी आपको बहुत प्रेरणा मिली थी, है ना? जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर में श्रमदान के लिए कहा, तो मैं ये बात स्ट्राइक करती है हमेशा कि जब देश का प्रधानमंत्री श्रमदान के लिए कह रहा है, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कह रहा है, तो हमें भी अपने देश के लिए, गांव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी से हमारी टीम में एक जोश बढ़ता चला गया। आपके गाँव का नाम क्या है? हमारे गाँव का नाम सांखोल है सर। अच्छा। तहसील बहादुरगढ़ में दिल्ली बॉर्डर पे ही पड़ता है। और आप खुद क्या करते हैं मनीष जी?
सर मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है। अरे वाह। बीइंग ए टीचर हमारी जिम्मेदारी सर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम अपने कार्यों से ही एक लीडर के रूप में पेश होना होगा, तभी हम दूसरे बच्चों को सिखा सकते हैं। सही बात है। तो आपने जब शुरुआत की थी, स्वच्छता को लेकर आप लोगों ने शुरुआत की, कैसे कैसे कामों का विस्तार हुआ, क्योंकि आप लोगों ने बाद में और बहुत तरह के काम शुरू किए इस तरह के? सर शुरुआत में जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की पहले एपिसोड में ही स्वच्छता के लिए उन्होंने 9 लोगों को नॉमिनेट किया कि भाई आप मेरे इस अभियान को आगे लेके जाओ जी। तो हमें भी लगा कि भाई हमें भी ये काम की शुरुआत करनी चाहिए। हाँ। तो हमने भी पहले यार दोस्तों ने मिलकर अपने अपने फ्रेंड्स को नॉमिनेट किया। अच्छा। फिर हमने टीम बनाई। शुरू में शर्म का मतलब एहसास हुआ हाँ। कि हाथ में झाड़ू लेके चल रहे हैं, गांव वाले क्या कहेंगे, ये तो अच्छे खासे नौकरी पेशा लोग हैं, अच्छे खासे कमाते हैं और ये काम इनको सूट नहीं करता, इनके स्टैंडर्ड का है। हाँ। लेकिन हमने उस चीज की परवाह नहीं की। हमने बस एक बात सोची, जब देश का प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू उठा सकता है तो हम क्यों नहीं उठा सकते। बिल्कुल। तो हमें भी तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। और वो दिन है सर, उसके बाद हमने स्टार्टिंग का जो हमारा 1-2 साल रहा उसमें हमने पूरी तरह स्वच्छता अभियान पे फोकस किया। अच्छा। चाहे गांव का विद्यालय हो, गांव की चौपाल हो, गांव के मुख्य मार्ग हो, गांव का शमशान घाट हो, मंदिर हो, गांव का हमने कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां पे हमने सफाई अभियान नहीं चलाया, हमारी पूरी टीम ने मिलकर। अच्छा। उसके बाद तो सर हमने श्रमदान करके शर्म का दान कर दिया। मतलब अब हमें किसी भी प्रकार के काम में शर्म नहीं आती। क्या बात है। आप लोगों ने वहाँ जैसे पानी को लेकर, पर्यावरण को लेकर भी बहुत सारे काम शुरू किए मनीष जी, है ना? वाटर बैंक भी आपने बनाया हुआ है, वो क्या है? जी जी सर। जैसे स्वच्छता से हम आगे बढ़े, हमारे दिमाग में अब नए नए विचार आने लगे। और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि मन की बात का जब भी हम नया एपिसोड देखते तो हमारे सामने नया टास्क खड़ा हो जाता। कभी प्रधानमंत्री जी सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं, हाँ। कभी वो पर्यावरण की बात करते हैं, कभी फिर वो जल संरक्षण की बात करने लगे, कभी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगले ही एपिसोड में वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, कभी जन भागीदारी की बात करते हैं। मतलब जब भी हम मन की बात का एपिसोड देखते हैं हमें एक नया टास्क मिल जाता है कि अब हम भी इस दिशा में कुछ करेंगे और नई प्रेरणा भी मिल जाती है आगे बढ़ने की। बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। और फिर हमने सर धीरे धीरे स्वच्छता अभियान से निकलकर गांव में हमने पौधारोपण का काम शुरू कर दिया। फिर हमने गांव में जल संरक्षण के लिए हमारे गांव का तालाब था उसको जो छाटने का कार्य किया। उस तालाब की मिट्टी से ही हमने गांव में एक स्टेडियम का निर्माण भी किया सर। स्टेडियम पहले क्या था सर हमारे गांव में, हाँ जी, हमारे गांव में कोई खेल मैदान नहीं था। अच्छा। तो गांव के युवाओं के सामने बड़ी समस्या थी, आज के यूथ के लिए खासकर, कि हम कहां पर खेले, हम क्या करें। तब तक युवा क्या कर रहा था, या तो मोबाइल फोन के अंदर अपना समय व्यर्थ करता था या फिर वो इधर उधर टाइम पास करता था, नशे की तरफ भी कुछ युवा जाने लगे थे। लेकिन तभी हमारी टीम ने पूरी तरह डिटरमाइंड हो गई थी कि हम गांव के युवाओं के लिए स्टेडियम बना के रहेंगे। तब हमने गांव के तालाब की मिट्टी से ही भरत करके और जैसे तैसे अप्रोच करके पॉलिटिकल लीडर्स के पास अपने गांव में एक फिलहाल स्टेडियम का निर्माण कर दिया है। और अब वहाँ डेली शाम को गांव के सैकड़ों युवा आते हैं जो कि सरकारी नौकरी तैयारी के लिए दिन रात वहां पर मेहनत कर रहे हैं। उसकी पूरी चारदीवारी है, वहां पर ट्रैक का निर्माण हो चुका है, स्टेज का निर्माण हो चुका है, 51 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का निर्माण वहां पर हो चुका है। अच्छा। धीरे धीरे हमारा जो स्टेडियम ऑफ डेवलपमेंट की तरफ है। बहुत खूब। उससे फिर हम आगे निकल के सर शिक्षा में भी हमारी टीम ने काम किया। हाँ। हमने गांव में सर एट प्रेजेंट पिछले 3 साल से हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर गांव में एक निःशुल्क बुक बैंक खोला। गांव में किराए पर हमने एक मकान लिया, उसमें भी काफी चुनौती आई। हम गांव में चाह रहे थे हमें चौपाल में कोई कमरा मिल जाए, लेकिन वो कमरा हमें मिल नहीं पाया। लेकिन फिर हमने एक मकान किराए पे ले लिया। अब पिछले 3 साल से हमारा निःशुल्क बुक बैंक चलता है। गांव ही नहीं, आसपास के शहर के, आसपास के गांव के बच्चे वहां पर आते हैं और प्रतिदिन, वो संडे बेसिस पे नहीं, हमारा बुक वन प्रतिदिन बेसिस पे चलता है और प्रतिदिन बच्चे वहां पर आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो किताबें लेकर जाते हैं। तो ये किताबें कहाँ से आप लोग इकट्ठी करते हैं? किताबें सर बस समाज है, कुछ हम सभी आपस में कलेक्शन कर लेते हैं। हाँ। कुछ समाज में अच्छे लोग भी हैं, हम अपील कर देते हैं, हमारे पास किसी भी किताब की कमी होती है तो हम भी अपील कर देते हैं किसी को भी, और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई आपका कोई भी जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चों का बर्थडे है, तो आप कम से कम समाज की अच्छाई के लिए जरूर इन्वेस्ट करो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे सगे संबंधी जो हमारे बुक बैंक में आकर बुक डोनेट कर जाते हैं और उन्हीं के सहारे जो है काफी हमारा बुक बैंक भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं इससे। निश्चित रूप से। ये तो बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो खाली बैठे होते हैं, कोई काम नहीं है, मान लीजिए खाली समय है, तो वो लोग भी जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, समय भी अच्छा निकलता है, ज्ञान भी बढ़ता है उनका। हमारे पास सब प्रकार की किताबें सर, स्कूल की किताबें भी है, कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स भी है। हमने आसपास के गाँव के सब बच्चों को कह रखा कि आपको किताबों के कारण कोई कमी महसूस ना हो। आपको अगर कोई टारगेट है लाइफ में, आप बनना चाहते हो, आप हमसे मिलो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स देंगे। और सर कमाल की बात,
अगर कोई किताब हमारे पास नहीं मिलती है और कोई जरूरतमंद बच्चा आता है तो उसको हम किताबें खरीद कर ला कर देते हैं कि भाई कोई भी जरूरतमंद बच्चा बिना किताब के ना रहे किसी प्रकार से। सच बात। मनीष जी, सचमुच सारी बातें बड़ी प्रेरक है। मुझे लगता है कि मन की बात अपने आप में एक प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत बन चुका है देश में, जो आप जैसे युवाओं को प्रेरित करता है और आप लोग समाज में बदलाव के माध्यम बन जाते हैं और सशक्त माध्यम बनते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ में, जो कि जिला झज्जर में है और दिल्ली के साथ लगता हुआ एरिया है हरियाणा का, वहां के मनीष चाहर जी। मनीष जी से हम फोन पर बात कर रहे हैं सीधे इस समय, और वो खुद एक अध्यापक हैं, लेकिन अपने गांव में अपने दोस्तों के, युवाओं के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर इन्होंने ऐसे तमाम प्रयास किए हैं जो मन की बात से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर ये शुरुआत हुई है और अब बदलाव की एक बहुत बड़े माध्यम के रूप में इन चीजों को वहां देखा जाता है। बड़ी खुशी होती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। मनीष जी, तमाम बातें आपने बताई हैं, पर्यावरण को लेकर, स्वच्छता को लेकर, वाटर बैंक की बात आपने की। मुझे एक बड़ी रोचक सी बात लगी थी कि आप अध्यापकों की भी व्यवस्था करते हैं। ये आपने मन की बात के लिए जो पत्र लिखे हैं उनमें आपने इसका उल्लेख किया हुआ, लेकिन आप अध्यापकों की व्यवस्था कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? सर, गांव के जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बहुत से शिक्षक साथी ऐसे होते हैं, जैसे महिलाएं शिक्षक खासकर, मान लीजिए मैटरनिटी लीव पर चली गई या हमारे किसी शिक्षक साथी का प्रमोशन हो गया, तो उसके कारण कई बार वो पोस्ट कई महीनों तक वैकेंट रह जाती है। जी बिल्कुल। वहाँ पर कोई टीचर नहीं होता बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हमारे पास है ना वो टीचर नहीं है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। अब आप इमेजिन करिए सर, एक बोर्ड क्लास है और वहां पर कोई साइंस का टीचर अगर 5-6 महीने नहीं होगा तो बच्चों के रिजल्ट क्या रहेगा। जो हमारे प्रिंसिपल साहब है वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, वो भी हमें तुरंत कॉल करते हैं। अच्छा। हमने भी उन्हें कह रखा कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप हमें बताइएगा, हम कैसे भी करके आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। अब पिछले 2 सेशन से क्या हो रहा है, जैसे हमारे गांव के स्कूल में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर नहीं था, तो हमने पोस्ट डाली सोशल वेबसाइट पे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी टीचर जो पढ़ाना चाहता है वो आए, दे आर मोस्ट वेलकम, और उसको हम अपनी तरफ से तनख्वाह पे रखेंगे। अच्छा। जो फ्री में पढ़ाना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम। एक तो फ्री में पढ़ा रही थी एक लड़की, और दूसरे की सैलरी थी उसको हम अपनी पॉकेट से पे करते थे। बहुत अच्छा। सर, हमारा अल्टीमेटली गोल यही है कि समाज में कोई भी बच्चा हो वो सुविधाओं के कारण नहीं पीछे रहना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब ये कहते हैं कि समाज अगर खुद खड़ा हो जाए और अपने जिम्मेदारी को महसूस करने लगे, यानी उसको ऑन करने लगे इन सब चीजों को, तो अपने आप वो रास्ते बनाएगा। लोग खड़े होंगे, लोग करने वाले हैं, आप जैसे लोग हैं। तो ये बड़ी कमाल की व्यवस्था आपने की है, जो मुझे लगता है कि बाकी जगह भी इस तरह की कोशिश हो सकती है। एक खास तौर पर आप लोगों ने चिड़ियों और कबूतरों के लिए घर बनाने का प्रयास किया था, ये क्या था? सर, ऐसी हमारे दिमाग में विचार आया कि भाई जैसे हम पर्यावरण पर अलग अलग दिन मनाते रहते हैं, कभी अर्थ डे मनाते हैं, कभी कोई सा दिवस मनाते हैं, तो कई बार मन में ये विचार आता है कि धरती केवल इंसानों की नहीं है, धरती पे उतना ही पशु पक्षियों का भी है। तो मन में विचार आया कि हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तभी हमने क्या किया, हमारे गांव में एक जो है फर्नीचर वाला था, हमने उससे बात की अच्छा। कि हम पशु पक्षियों के लिए जो है गांव में कुछ करना चाह रहे तो क्या किया जाए। तो वो बोला भैया आप बताओ, मैं तो बना सकता हूँ जैसा आप मुझे दिखाओगे। तब हमारी टीम ने क्या किया, हम शहर में गए और वहां से कुछ प्लाई बोर्ड लेकर आए। अच्छा। और हमने गूगल पे थोड़ा सर्च किया कि हम इस प्लाई बोर्ड से कैसे कम से कम रेट पर जो कुछ बनवा सकते हैं। तब हमने गूगल पे देखा कि बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे चिड़िया घर हो सकते हैं और कबूतर के लिए थोड़ा बड़ा घर हो सकता है। अच्छा। तब हमने स्टार्टिंग में गांव में जो है 150 के करीब उससे कबूतर घर और चिड़िया घर वहां पर लगवाए। अच्छा। और गांव में हमने कोशिश की गांव की हर गली को कवर किया जाए। और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते 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 चिड़ियाघर कबूतरघर हमारे गांव में आज के समय में कम से कम 300 से 400 लगे हुए हैं। और सभी के सभी में जो पक्षियों की जो है वो जनरेशन पलने लग रही है। अरे वाह, उनका परमानेंट ठिकाना हो गया, वो परमानेंट ठिकाना हो गया सर। और केवल गांव ही नहीं, बल्कि हमारी उस पहल को देखकर आसपास के शहर के लोगों को भी बहुत कॉल आया कि आपने ये कहां से बनवाया, कैसे बनवाया। अब लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। और इवन लोग क्या करने लगे हैं, अब कोई आता है तो बुके की जगह अब वो ये चिड़ियाघर देने लगे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही एक प्रेरणादायक ये चीज साबित हुई। क्या बात है, आपकी बात से कितनी प्रेरणा मिल रही है, सच बात है। एक जो आप लोग प्रतियोगिता करवाते हैं लड़कियों के लिए, खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों के लिए, वो साल में कब कब होता है और वो किस अवसर पर करवाते हैं? वो हर साल जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को होता है। हाँ हाँ, हमारा जो गांव है सर, ग्रामीण परिवेश है, दिल्ली के बॉर्डर पर है। लेकिन सर सच्चाई ये है, आज भी गांव की महिलाओं को, खासकर जो गांव की बहुएं हैं, वो घूंघट से बाहर नहीं निकल पाई है। आज भी गांव में पर्दा पड़ता है। तो हमारे मन में ये बात स्ट्राइक की कि एक समय तो ऐसा आ गया कि जो देश की बेटियां है, महिलाएं, वो हर क्षेत्र में आगे निकल रही है। और हमारा गाँव या आसपास के गाँव जो दिल्ली बॉर्डर पर देश की राजधानी से सटे होने के बाद भी पर्दा यहाँ से नहीं हट पाया है।
तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम गांव की महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं कराएंगे कि गांव की सारी महिलाएं वहां पर आए और वो पर्दे से बाहर निकले। तो हम पिछले 4 सालों से गांव की महिलाओं के लिए और गांव की लड़कियों के लिए महिला दिवस पर उनके लिए हम खेल प्रतियोगिता कराते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में बहुत ही ऐसी सिंपल एक्टिविटी जैसे मटका दौड़, नींबू दौड़, 100 मीटर दौड़, ऐसी एक्टिविटी कराते हैं। इससे क्या होता है सर, गांव की सारी महिलाएं, कम से कम 1000-2000 महिलाएं और लड़कियां गांव की वहां पर स्टेडियम में आती है। वहां पर उनका बढ़िया से हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग वहां पर खेल होते हैं। वहीं पर खेल के दौरान ही हम कोशिश करते हैं गांव की महिलाओं के लिए मेडिकल कैंप फैसिलिटी भी अवेलेबल करा दिया जाए। अच्छा। गांव की महिलाएं आए वहां पर अपना हेल्थ, हाँ जी, वहां पर अपना हेल्थ चेकअप भी कराए और एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करे और बाद में उन महिलाओं को सभी को हम जो है प्राइज दे देते हैं। तो गांव की महिलाएं भी सर एक एम्पावर्ड फील करती है यस कि हमारे लिए भी कोई सोच रहा है। एक दिन तो हमारे लिए है कि हम गांव से थोड़ा स्टेडियम में जाएंगे, वहां पर हम भी खेलेंगे। मतलब जो महिला कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं घर से भी बाहर निकलूंगी या गांव के अंदर रहते हुए मैं घूंघट भी कभी उठाऊंगी, अब वो महिला वहां पर खुशी खुशी आती है, वो गेम में भाग लेती है। इवन खेल से पहले उनके अंदर एक मतलब खुशी का माहौल लग जाता है पूरे गांव में कि अब की बार प्रतियोगिता में तो मुझे फर्स्ट आना है, अब की बार मैं मटका लेके सबसे तेज दौड़ूंगी। बहुत अच्छा। लेकिन ये जो आप तमाम एक्टिविटीज करवाते हैं, इसके लिए तो संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, पैसे की भी जरूरत होती है, एक्सपर्टीज भी चाहिए। ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? संसाधनों के लिए ये है सर, जैसे हमारे वहां पर बहादुरगढ़ में एक बीएड कॉलेज है। हाँ। तो हम उस कॉलेज से टाई अप कर रखा हमने कि मैडम क्योंकि महिलाओं का खेल है, तो अगर महिला अगर इसको जज करे या उसको ऑर्गेनाइज करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे पहले साल हम लोगों ने किया था, लेकिन कई बार सर मतलब समस्या आती है तो हम कॉलेज की लड़कियों को बुला लेते हैं हमारे गांव के अंदर। अच्छा। और वो कॉलेज की लड़कियां हमारी हेल्प करती है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। बहुत रही अच्छा। पैसे की बात, तो पैसे के लिए सर हमारी टीम काफी बड़ी है और उसमें अधिकतर नौकरी पेशा लोग हैं, तो हम सब मिलकर आपस में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और उस गेम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हम किसी से 1 रुपया भी हम डोनेशन नहीं लेते। यही तो हम चाहते हैं सर कि भारत देश का हर गांव सेल्फ डिपेंडेंट बने, उसे दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा। और इनके स्वास्थ्य के लिए भी आप लोग कई सारे कार्यक्रम वहाँ चलाते रहते हैं। स्वच्छता वगैरह तो है ही है, लेकिन मेरा ख्याल है डेंगू, मलेरिया, इस तरह के जो बीमारियां हैं या बीमारियां जिन चीजों से फैलती हैं, उसको लेकर जागरूकता के कार्यक्रम भी तो आप लोग काफी चलाते हैं। पॉलीथीन को लेकर भी आप लोगों ने काफी मुहिम चलाई है ना? जैसे ही बारिश का मौसम अभी जुलाई में शुरू हो जाएगा सर, 15 जुलाई से दिल्ली में बारिश शुरू हो जाती है, तो जुलाई से लेकर नवंबर तक, क्योंकि हमारी टीम में सर कुछ लोग दिल्ली मलेरिया विभाग में काम करने वाले भी हमारे कुछ साथी हैं। अरे वाह। तो 3-4 महीने का जो समय होगा बारिश का, उसमें हम हर संडे हमारा यही काम होता है, एक टीम जो हमारी होगी वो गांव के हर घर में जाएगी, कूलर के अंदर स्पेशली दवाई डाल के आएगी, या गांव में कहीं पर भी पानी खड़ा तो हम स्पेशली वहां पर सर्वे करते हैं। और इनफैक्ट हमने लास्ट संडे से ये काम शुरू कर दिया गांव के अंदर। अच्छा। और इवन गांव वालों से भी हम अपील करते हैं कि भाई जहां पर भी आपको गमले में, टायर में, कहीं पर भी आपको पानी नजर आता है तो आप उसमें डीजल का छिड़काव कर दीजिए, या आप उसमें नहीं डाल सकते तो आप हमें कॉल कर दीजिए, हमारी टीम वहां पर आएगी, स्प्रे करके जाएगी। और हमारी कोशिश ये रहती है सर कि हम अपने गांव में डेंगू का एक भी केस ना आने दें। अगर एक भी केस आ गया तो हम अपनी हार मानते हैं कि भाई हमारी हार हुई, एक भी केस हमारे गांव से कैसे आ गया डेंगू का। बहुत अच्छा। ये कमिटमेंट आप लोगों का इतना गहरा है। पॉलीथीन वगैरह को भी लेकर बहुत लगातार आप लोग काम करते रहे हैं ना, क्योंकि पॉलीथीन इतना बड़ा खतरा हो जाता है पर्यावरण के लिए, व्यक्तियों की सेहत के लिए, पशुओं की सेहत के लिए। तो पॉलीथीन पे तो मेरे ख्याल है बहुत पहले से आप लोगों ने काम शुरू कर दिया था। जी सर, पॉलीथीन के लिए हमने क्या किया सर, सबसे पहले गांव में हमने सर्वे किया। हाँ। हमने गांव में देखा हमारे गांव में कुल दुकान कितनी है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक समस्या और है सर, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर है, एनसीआर में हम रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो माइग्रेंट लेबर्स है उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में पॉलीथीन को रोकना एक और भी बड़ी चुनौती हमारे लिए बन जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्वे किया कि गांव में कुल शॉप कितनी है, कहाँ गांव में दुकान है। फिर हम एक एक दुकान वाले के पास गए कि आपको कोशिश करनी है, आप किसी भी कस्टमर को, क्योंकि गांव की दुकान पे कौन आएगा, आसपास का व्यक्ति आएगा, कोई दूर से तो आएगा नहीं 10 किलोमीटर दूर से सामान लेने के लिए। बिल्कुल। तो आपकी दुकान में कोई भी गांव वाला आता है, आप उसे मोटिवेट करो कि आप उसे कहो कि आप कपड़े का थैला घर से लेके आओ। और उसके लिए सर हमने एक तो ये किया ही किया, दुकानदारों को समझाया। फिर हमने जो गांव के स्कूल है, गांव के स्कूल में वहां पर गए, गांव के स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर हमने गांव में 2 से 3 बार हमने जो पूरी रैली भी निकाली है गांव के अंदर। अच्छा। और गांव में जो है कपड़े के थैले डिस्ट्रीब्यूट करते रहना, या गांव में चौपाल में लोगों को इकट्ठे करते पॉलीथीन के दुष्प्रभाव के बारे में बताते रहना। इसके बारे में हमने बहुत बार गांव वालों को मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा बार। आप देखेंगे सर, जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है या धरती के विनाश का बहुत बड़ा कारण
सिंगल यूज पॉलीथीन है। बिल्कुल सच। और सर हम तो इवन इतना भी लोगों को समझाते हैं, मान लीजिए कोई रैपर है, नमकीन का रैपर है, चिप्स का रैपर है, तो बहुत, या दूध की थैली है, बहुत से लोग क्या करते हैं ऊपर से पूरा काट देते हैं। तो हम तो लोगों को ये भी समझाते हैं, आप दूध की थैली को ऊपर से पूरा काट दोगे कॉर्नर को, तो जो छोटा पीस उस थैली से अलग हुआ है वो पूरी लाइफ टाइम में कभी भी कलेक्ट नहीं हो पाएगा इन्वायरमेंट से। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि उसको इस तरह फाड़े कि वो कभी भी उससे अलग ना हो। तो ना मतलब इस लेवल पे जाके हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं सर। बहुत गहराई से आप लोग चीजों को अनुभव भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। कोविड के टाइम में मेरा ख्याल है बहुत सारी चुनौतियां तो रही होंगी, क्योंकि सब तरफ थी उस तरह की प्रॉब्लम, और दिल्ली से सटे होने की वजह से भी बहुत सारा दबाव था। लेकिन उस दौरान भी आप लोगों ने बहुत सक्रियता और बड़ी समझदारी से चीजें की थी, मुझे मालूम है। बाद में वैक्सीनेशन का कैंप भी आप लगातार आप लोग लगवाते रहे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं अपना। बिल्कुल सर, कोविड के टाइम पे सर हमारी पूरी टीम अलर्ट पे थी। मतलब शायद ही कोई दिन था हमारी टीम ने जो सैनिटाइजर मशीन खरीद रखी थी, हम डेली शाम को अपने कंधों पर मशीन को लादते थे और गांव के हर घर के दरवाजों को, खिड़कियों को सैनिटाइज करते रहते थे। और जो हमारे गांव की महिलाएं थी, खासकर जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं होती है सर, वो क्या होता है, वो खाली नहीं बैठती है, वो खाली समय में कुछ ना कुछ करती रहती है हमेशा गांव में। या ऊन से स्वेटर बनाना हो या कतरन से पायदान बनाना हो, तो हमने गांव की महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह थे गांव की महिलाओं के, उनकी हमने सहायता ली। उनको हमने पुराने कपड़े अवेलेबल कराए, साफ कपड़े, सस्ते कपड़े खरीद कर वो उनको अवेलेबल कराए, और हमने उनको मोटिवेट किया कि आप जो है कपड़े के मास्क बनाए। और गाँव के महिलाओं ने सर खूब मास्क बनाए। अच्छा। और उनका हमने निःशुल्क गाँव में वितरण किया कपड़े के मास्क का। अरे क्या बात है। ये उदाहरण आपके ऐसे ऐसे हैं कि मुझे लगता है जो आपकी सोच है मनीष जी, आपकी पूरी टीम की कहूंगा, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ हमारी पूरी टीम है। और ये भी जज्बा अपने आप में बहुत कमाल का है, क्योंकि आप सब लोग एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं और करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने स्तर पर, गांव के ही स्तर पर इतना कुछ किया है बिना बाहर से किसी तरह की मदद के, वो बहुत कमाल की बात है। और सैल्यूट करता हूं मैं आपको, आपकी पूरी टीम को। एक आखिर में ये बात जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कल्चर या संस्कृति भी, और खासतौर पर लोक संस्कृति हमारे जीवन की बहुत खूबसूरत एक उसका पहलू है, और हमारी पहचान भी है लोक संस्कृति हमारी। तो आप लोगों ने सांझी बहुत फेमस एक फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है हरियाणा का, उसकी भी काफी आप लोगों ने प्रतियोगिता ही नहीं करवाई बल्कि उसको प्रमोट भी किया आप लोगों ने। किस तरह की प्रतियोगिताएं वगैरह करवाते रहे आप इसकी? सर गांव देहात में क्या होता है, पहले जो त्योहार थे सब लोग हंसी खुशी से और काफी लंबे समय से मनाते थे। जैसे सावन का महीना आता था तो गांव के अंदर पेड़ों के ऊपर झूल लोग डाल लेते थे, और गांव की महिलाएं गीत गाते हुए जाती थी शाम को, वो झूला झूल रही है, मतलब पूरे गांव में खुशी का माहौल रहता था। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते गए सर, वो सारे त्योहार कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले गए। तो हमारी टीम ने इस पर भी काम करने की कोशिश की कि भाई हम गांव की जो संस्कृति है उसे हम लुप्त नहीं होने देंगे। तो अब हम गांव में जो तीज का त्योहार होता है, जो झूले का त्योहार होता है, उसके लिए स्पेशली गांव की महिलाओं के लिए पेड़ों पर झूल डालते हैं। गांव की महिलाओं के लिए, लड़कियों को मोटिवेट करके उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और थोड़ा बहुत ये भी कोशिश करते हैं कि जो गांव की महिलाएं हैं उनके लिए चाट की व्यवस्था भी कर दी जाए, क्योंकि थोड़े महिलाएं उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होती है चाट वगैरह की तरफ। तो उससे और जब मतलब थोड़ा इतनी खुशी होती है कि गांव की महिला एक जगह इकट्ठा हुई, वहाँ पे वो खाना खा रही है, लोग गीतों पे नाच रही है, झूला झूल रही है, तो एक मन को बहुत ही खुशी वाली अनुभूति होती है। इसी प्रकार सर हरियाणा की जो लोकल आर्ट फॉर्म है सांझी, पहले क्या था कि गांव की महिलाएं है दशहरे के टाइम पे जो नवरात्रे आते थे, तो पहले पूरे 9 दिन पहले क्या होता था सर, उसकी तैयारी पहले से चलती थी। गांव की महिलाएं तालाब में जाती थी, वहां की मिट्टी लेकर आती, मिट्टी से वो सितारे बनाती थी, धूप में उनको सुखाती, उसके ऊपर पेंट वगैरह किया जाता था, फिर उससे पूरी एक सांझी माता बनाई जाती थी दीवार के ऊपर, और वो पूरा 9 दिन तक चलता और 9वें दिन उसका तालाब में विसर्जन होता था। अच्छा। लेकिन जो आजकल की लड़कियां हैं, जो मॉडर्न जो महिलाएं हैं, उन्होंने इस त्योहार को लगभग मनाना छोड़ दिया था। तब हमने दिमाग में ये ठाना कि भाई नहीं, हम इस कला को लुप्त नहीं होने देंगे, हमने उसको प्रतियोगिता का रूप दे दिया। अच्छा। अब गांव में क्या हो रहा है, हम हर साल 9 के 9 दिन गांव में धूमधाम से उस त्योहार को मनाते हैं। गांव में जगह जगह आज डिसाइड कर रहे थे, आज गांव के पहले दिन गांव के इस भाग में टेंट लगेगा, वहां पर नाच गाना होगा। आज गांव के इस वाले भाग में टेंट, दूसरे दिन यहाँ पर टेंट लगेगा, वहां पे नाच गाना होगा, माता की आरती होगी। मतलब 9 के दिन गांव के अलग अलग 9 हिस्सों में हम पूरी धूमधाम से उस त्योहार को मनाते हैं, और पूरा उसको हम जो है वीडियोग्राफी करते हैं। आसपास के सब गांव वाले सर इसकी देखा देखी हमारी तरह आसपास के बहुत सारे गांव में इस प्रकार की प्रतियोगिता मनाई जाने लगी है। बहुत खूब। और बल्कि हमारी इस प्रतियोगिता में तो कुछ दूसरे गांव की महिलाएं भी आती है। अच्छा। कि हम भी आपके गांव के इसमें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आएंगे। और इस साल तो क्या हुआ सर, एक
MIT में पढ़ने वाली लड़की जो रिसर्च स्कॉलर थी, उसने पूरे 9 दिन आके इस फेस्टिवल को कवर किया हमारे गाँव में। बहुत खूब। लास्ट वाले दिन 9वें दिन गांव की महिलाएं सांझी माता को उतारती हैं, मटके में डालती हैं, उस मटके में छेद होते हैं, उसमें दिया जलता है और गीत गाती हुई पूरे गांव की महिलाएं हंसी खुशी गांव के तालाब में जाती है और उनका वहां पर विसर्जन करती है। मतलब एक पूरा देखने वाला माहौल होता है कि ग्रामीण परिवेश में कैसे मतलब एक त्योहार मनाए जाते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि दोबारा से वही रौनक जो गांव में होनी थी वो वापस लौट रही है। बहुत खूब मनीष जी, आपकी बातों से वो चित्र जो है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने साकार हो गया है। बड़ी मुझे इस बात से प्रेरणा मिल रही है, या मिलती है, हमेशा मिलती है, क्योंकि आप जैसे लोग मन की बात से प्रेरणा पाते हैं और इतनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं समाज के लिए। सभी के सभी आप लोग मन की बात से इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, हमेशा सुनते भी रहते हैं, हर महीने आप लोगों को इंतजार रहता है, आप सुनते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। ये बहुत अद्भुत है। और मन की बात की जो ये यात्रा है, व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ और पूरे देश के लिए कह सकता हूँ कि कितनी ज्यादा प्रेरणा उससे हम सबको और कितनी सकारात्मक ऊर्जा हम सबको मिलती है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि आपसे बातचीत करने का आज मौका मिला, और तमाम जो चर्चाएं, जो काम आप लोग कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा से कर रहे हैं और सिर्फ अपने संसाधनों से कर रहे हैं, वो बहुत प्रेरक है। मनीष जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के लिए। सर, मैं जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा सभी के लिए जी। राम अवतार त्यागी जी की मुझे 2 लाइन याद आती है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। वाह, बहुत अच्छा। और सच बात है, ये शब्द मात्र नहीं है, ये आपके अंदर के उद्गार हैं, आपके और आपकी पूरी टीम के, कि आप लगातार धरती के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करते रहना चाहते हैं, कुछ देते रहना चाहते हैं इस देश को। तो ये जज्बा हमेशा बना रहे और हम सबको इससे प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये थे मनीष चाहर, जिला झज्जर, बहादुरगढ़ से, हरियाणा से। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के काम कर रहे होंगे, और वो बातें या वो विवरण मन की बात के लिए जब आप भेजते हैं तो उस माध्यम से उन चीजों को लेकर चर्चा करने का हमें अवसर मिल जाता है और अन्य लोगों तक उस विवरण को पहुंचा पाना हमारे लिए संभव हो पाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में अब हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी। दरअसल मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने स्वास्थ्य को लेकर, फिटनेस को लेकर, हमारी वेलबींग को लेकर अक्सर उन्होंने हम सबको प्रेरित किया है और हमें मार्गदर्शन भी दिया है उस मामले में। और इस बहाने हम सबका, यानी समाज में बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिन्हें जागरूकता के माध्यम से उनको अच्छे स्वास्थ्य के साथ जोड़ा है, फिटनेस के साथ जोड़ा है। इसीलिए आज प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी जी, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में प्रोफेसर हैं, और ये आपको बता दूं कि ये संस्थान जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ स्वास्थ्य में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी बहुत उनका योगदान है और बहुत सक्रियता से वो उसमें लगे हुए हैं। तो उन्हीं से हम बात करेंगे मन की बात में स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं की चर्चा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सिंह साहब, मुझे दोबारा अपनी आवाज़ सुनाने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इस बहाने मुलाकात हो गई जी। और मन की बात सच में एक बहुत अच्छा उद्देश्य से शुरू किया गया प्रोग्राम है, जो कि देखिए, हम जब घर की स्थिति को देखें तो घर में जो मुखिया होता है, हम सब उसकी बात को मानते हैं। कई बार बच्चों में लड़ाइयाँ होती थीं जब हम छोटे थे तब, और घर का मुखिया यानी कि मेरे पिता यदि कहते थे या मेरे बाबा कुछ कहते थे तो हम ये नहीं पूछते थे कि ऐसा क्यों है, हम उनकी बात को मानते थे ये सोच के कि उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, जिसको कि हमको मानना चाहिए। ऐसे ही जब घर का मुखिया यानी कि घर का प्रधान, देश का प्रधान यदि बोलता है तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, और लोग उसे सुनेंगे ही सुनेंगे और अपने बर्ताव में बदलाव लाने की भी कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि ये बदलाव कितना हो। हाँ, क्या ये बदलाव इतना है कि क्या सच में हमको उसे और बढ़ावा देना चाहिए? मेरी नज़र में आज भी हो सकता है कुछ हिस्सों पे ये बदलाव कम आया हो, कुछ में ज़्यादा आया हो, लेकिन तब भी ज़रूर इतना बदलाव आएगा इस मन की बात के प्लेटफॉर्म से, जो कि अपने आप में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा और हम उसको और बढ़ावा हमें देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं तो अक्सर की हैं, लेकिन बार बार हमें वो दौर याद आता है जो कोविड महामारी का दौर था, और देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक हताशा का माहौल था, निराशा भरी स्थितियां थीं, और उसमें जब व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, ऐसे में उस दौर में मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय ने लगातार न सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाया, हमें ढाढ़स दिया, बल्कि लगातार वो हमें सचेत भी करते रहे उन बातों के माध्यम से जिससे हम
उस बीमारी से या उस महामारी से बचे रह सकते थे। जैसे 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, इसके अलावा हाथ धोना, साफ सफाई रखना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना, ये बहुत सारी चीजें थी। यहाँ तक कि खान पान और इम्यूनिटी को लेकर भी उन्होंने बहुत बार चर्चाएं की हैं। आप लोग तो सरकार का हिस्सा भी हैं और जाहिर सी बात है कि उस दौर में आप लोगों ने इन चीजों का भी बहुत आकलन किया होगा। उस नजरिए से मन की बात के प्रभाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? यदि देखिए हम कोविड की बात करें तो बड़ी एक हबड़ा तबड़ी सी थी, ऐसा था कि क्या करें, एकदम से एक आपदा हमारे पास आ गई, हम उसके लिए कैसे एक्शन लें। और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को सोचते हुए सारा प्रोग्राम किया। बहुत सारे लोग कहते हैं लॉकडाउन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैं उसके ऊपर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे रहा, लेकिन लॉकडाउन किया गया जिसके कारण हमको समय मिला और हम अपने सिस्टम ने अपनी तैयारियां की। स्वास्थ्य तंत्र इतना मजबूत नहीं था, उसको मजबूत बनाने में उसको सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई और उस समय में हमने सच में अपनी सिस्टम को बहुत इम्प्रूव किया। जब प्रधानमंत्री जी की बात हमारे पास आती थी, हम उसे सुनते थे और हमको भी उससे डायरेक्शंस मिलते थे, मोटिवेशन मिलता था। सारी जनता एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप दुनिया को बताइए। तो हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए अपने ही हेल्थ केयर वर्कफोर्स को बताने के लिए। बहुत सारी नर्सेस को, करीब दिल्ली की ही बहुत सारी नर्सेस को, टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दी कि वो घर घर जाएं, लोगों को से बात करें, उनके बारे में जानकारी दें कि भाई ये कोविड क्या है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बचाव की आवश्यकता है। तो ये कहाँ से आया? ये जो मुकाम तक हम पहुंच पाए, प्रधानमंत्री जी की बात को ही सुन के पहुंच पाए। अच्छा, इसमें आम या समाज के तौर पर हम लोग, एक आम आदमी जो है उन चीज़ों से जागरूक हुआ, उसका लाभ मिला, लेकिन एक संस्थान के तौर पर या सरकार के जितने इस तरह के जो मशीनरी में काम करने वाले विभाग हैं, उनको भी इससे मार्गदर्शन मिलता रहा, जिस तरह आप बता रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों को भी मार्गदर्शन मिला। और उसके कारण हमने iGOT प्लेटफॉर्म डेवलप किया। हम लोगों को डिप्लॉय किया गया डिफरेंट स्टेट्स में, जो हमारे डॉक्टर्स थे उनको भेजा गया, जिससे कि वहां जाके हम उन लोगों को उस तरह के कामों में सहायता प्रदान कर सकें कि जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसमें वो लोग कैसे अपनी अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी ने उस दौर में बार बार हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सबके बारे में बहुत बातें की और हौसला बढ़ाया उनका। जब देश का प्रधानमंत्री और जो दिन रात हम सबकी चिंता करते हो, हमारे लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो जब मन की बात, जो उनके दिल की बात है, वो लोगों के साथ साझा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव तो दिखता है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि देश का प्रधान जब बोलता है, घर का मुखिया बोलता है, तो उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। सबसे अच्छी बात मन की बात में क्या है? अच्छी बात यह है कि ये मोनोलॉग नहीं है, एक तरफ से सुनने की बात नहीं है। लोगों को जो सुनते हैं, लेटर आपके पास आते हैं हर एपिसोड के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री जी भी उन लोगों को स्पेशल जगह देते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये एक तरीके से डायलॉग है। सिर्फ ये पत्र जो यहाँ आते हैं उतने तक ही सीमित नहीं है जी, क्योंकि माईगॉव प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग जो है अपनी बात, अपने संदेश, अपने उद्गार शेयर करते हैं प्रधानमंत्री महोदय। उसमें भी आता है। हाँ, उसमें भी आता है। फिर वो एक नंबर है जो टोल फ्री नंबर है, उस पर भी लोग अपनी बात को कह सकते हैं। इसी तरह 1922 नंबर है जिस पे मिस कॉल देकर वो अपनी बात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इतने सारे जरिए हैं प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए, और प्रधानमंत्री महोदय उन्हीं में से उन जरूरी बातों को लेकर लोगों के साथ फिर से वो चर्चा करते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये मोनोलॉग नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है या मल्टी वे कम्युनिकेशन है, और इसका इम्पैक्ट या पहुंच बहुत दूर तक है, असर बहुत दूर तक किसी लिए खास तौर पर होता है। बिल्कुल, देखिए ना, इसका असर मल्टी वे कम्युनिकेशन है, लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका मतलब वो सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, उसमें लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। देखिए, उसमें सुझाव भी लोग बड़ी कमाल की देते हैं, बहुत सारी चीजें। जब हम सुनते हैं तो हमको एक विश्वास होता है कि शायद कुछ अच्छी बात आएगी इसमें। जब हम उसको सुन के खत्म करते हैं, जब वो एपिसोड खत्म होता है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। यही मोटिवेशन है जब देश का प्रधान बोलता है, जो आना चाहिए। और इसीलिए मास मीडिया कैंपेन्स जितने भी कंट्रीज में हुए, उनके सक्सेस का मेन उद्देश्य यही था कि यदि ट्रस्टवर्दी वॉइस आपके पास तक पहुंचे और वो देश का प्रधान हो, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे चीजें ऐसी हुई, जैसे हमारा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, मैंने एक आपको बताया, बहुत बड़ी उसमें हमारे इंस्टीट्यूट का योगदान रहा, क्योंकि एंटागी यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, वो हमारे यहाँ है, और NCCVMRC वो भी हमारे यहाँ है, जो कि कोल्ड चेन को मेंटेन करता है। वो जो एक मोटिवेशन हमको मन की बात से मिलता था, उसी मोटिवेशन के तहत हम लोग ये काम कर पा रहे थे।
डॉक्टर साहब, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने जैसे नशे को लेकर बहुत बार हमें सचेत किया, हमें जागरूक किया लोगों से, और ख़ासतौर पर युवाओं से, उनके परिवार वालों को। उन्होंने इस बात के लिए हौसला दिया कि हम नशे की प्रवृत्ति से किस तरह से दूर रखें बच्चों को, और ख़ुद भी दूर रहें, क्योंकि उसका बुरा असर जो है देश और समाज पर बहुत गहरा पड़ता है। और इस बात को लेकर भी लाखों लोगों ने अपने पत्र भेजे, सुझाव भेजे, प्रतिक्रियाएं भेजी। वो पढ़कर बड़ा हौसला होता था कि लोगों पर इतना असर देखने को मिलता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मन की बात के माध्यम से हुई। आपके पास बेहतर जानकारी होगी इस बारे में। देखिए, हम साइलोज में बहुत सारे काम करते हैं, हॉस्पिटल्स, स्वास्थ्य तंत्र अपना काम करता रहा है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत हमको कब पड़ती है, जब हमारी स्वास्थ्य की में कुछ कमी आने लगती है। नहीं तो हम ना अस्पताल जाना चाहते। कौन अस्पताल जाना चाहता? कोई अच्छा तो नहीं लगता, खुशी खुशी नहीं जाना चाहता। तो उसी तरह से जब ये जो सारे के सारे इनिशिएटिव्स थे, इनकी जानकारी लोगों को ज्यादातर नहीं होती थी। जब प्रधानमंत्री जी ने अपने माध्यम से इन चीजों के बारे में जानकारी देना शुरू किया तो लोगों की जागरूकता बढ़ी। जैसे हमने बताया कि हेल्पलाइन होती है नशे की लत से छुड़ाने के लिए, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमने बताया कि कोई भी केमिस्ट तब तक कोई दवा नहीं देगा जब तक डॉक्टर की पर्ची नहीं होगी। कौन सी दवाइयाँ? वो दवाइयाँ जो कि हमने लिस्ट की हुई हैं कि ये सारी की सारी दवाइयाँ नशा कर सकती हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हमने की, उनके कारण जागरूकता बढ़ी और लोगों को, केमिस्ट को, उनकी संभावनाएं, जो कि नशे की संभावनाएं हो सकती थी, उनमें कमी आई। अच्छा, देखिए, जन औषधि केंद्र अब तो बहुत चर्चित नाम है, ब्रांड है एक, और लोग जानते हैं। ये जब शुरू हुआ होगा तो मतलब मुझे खुद नहीं मालूम था कि जन औषधि केंद्र भी कोई चीज़ होती है और उसका इतना लाभ मिल सकता है लोगों को। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी चर्चा की तो मैंने भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की और चर्चा की लोगों से। मुझे लगा कि कितना फ़र्क है और कितनी बचत होती है जन औषधि केंद्र से दवा लेने पर, और अब तो देश भर में इसका नेटवर्क खुल गया है। बिल्कुल। देखिए, हमारा नेशनल हेल्थ अकाउंट्स होता है जो कि इस बात की जानकारी देता है कि कोई भी यदि बीमारी से किसी से ग्रसित है तो उसकी जेब से कितना खर्चा हो रहा है और उसकी जेब से ज़्यादा कितना खर्चा हो रहा है, जैसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अच्छा। वो देखा गया कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब हमने सोचना शुरू किया कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो उसमें पहला स्टेप था कि हमने जेनरिक ड्रग्स जो होती थी उनकी जागरूकता लोगों में बढ़ाई, और जन औषधि केंद्र में हमने उन दवाइयों को रखना शुरू किया, उनकी क्वालिटी मेंटेन की, उनकी क्वालिटी का एश्योरेंस लोगों को दिया कि भाई इसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 50 से 90% दवाई का खर्चा बच गया। अब जो सर्जरी और उन सब के लिए दवाइयों की जो आवश्यकता थी, सर्जरी करनी है या हॉस्पिटल में एडमिशन है, उसके लिए हमने PMJY यानी कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, उसके अंदर हमने शुरुआत की और उसमें हमने 5 लाख का कवर दिया कि एक परिवार को 5 लाख का कवर मिलेगा। उससे हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ। अच्छा, इसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी ने कई बार की मन की बात में, आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके साथ साथ हमने इसी के अंतर्गत PMJY के अंदर ही हमने बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले। करीब 1.25 लाख सेंटर हमने पूरे देश में खोले हैं। उसका पर्पस क्या है कि आम जनता इजीली किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच पाए। हमने उस स्वास्थ्य केंद्र की रूपरेखा बदल दी, उसकी रूपरेखा को सुनिश्चित किया कि ऐसी रूपरेखा सब जगह पे मिलेगी। हमने मॉडल सेंटर्स बनाए कि ये इसमें ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे और इनकी संरचना ऐसी ही होगी। जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मैनेज कर लिया तो आज आप देखेंगे कि पूरे देश में जगह जगह पे ऐसे सेंटर्स बने हैं जिनको कि लोग अप्रोच कर पा रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ा है। अब बात आई कि क्या उतने डॉक्टर्स हमारे पास हैं, तो उसके लिए हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स अपॉइंट किए और उन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को ये परमिशन दी कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और यदि ऐसी कोई दवा उनको प्रिस्क्राइब करनी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके वो दवा उस पेशेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेली कंसल्टेशन की हेल्प लेनी शुरू की। अच्छा, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बोला। बिल्कुल, टेली कंसल्टेशन। जी। तो टेली कंसल्टेशन के थ्रू हम एक CHO को और पेशेंट को डॉक्टर से जोड़ देते हैं कि वो पहले से आ रहा है, वो फॉलोअप यहाँ पर CHO के पास कर सकता है, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पास कर सकता है, हमारे स्वास्थ्यकर्मी के पास कर सकता है आके, लेकिन उसका कनेक्शन हमने डॉक्टर से जोड़ दिया। तो डॉक्टर ये बताता है कि ये दवा ठीक चल रही है, यदि आपको आराम है तो आप इस दवा को ले सकते हैं या उसमें दवा में ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो वो दोनों के बीच में संपर्क स्थापित हुआ जो कि पहले नहीं था। तो इससे हमारी दवाइयों का यूटिलाइजेशन और स्वास्थ्य तंत्र का यूटिलाइजेशन बढ़ा।
बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेकर लोगों में या तो भ्रम है या ज़्यादा जागरूकता नहीं। जैसे वो एक हाथी पांव का जिक्र होता था, पहले हम लोग गाँवों में देखते थे उस तरह की। फाइलेरिया मेरा ख्याल है उसको बोलते जी, फाइलेरिया बोलते हैं। इस पर जब प्रधानमंत्री जी ने जब बात की तो बल्कि हमने उस पर एक पूरा कार्यक्रम भी पोस्ट बॉक्स में किया। टीबी को लेकर उन्होंने चर्चा की, डायबिटीज़ को लेकर उन्होंने चर्चा की, कालाजार को लेकर उन्होंने बात की। आप लोग चूंकि लोगों के बीच में काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ को लेकर या पब्लिक हेल्थ को लेकर आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा अनुभव होता होगा कि इन चीज़ों को लेकर कहाँ तक बात पहुँची है। बिल्कुल सिंह साहब, आप पूरी तैयारी के संग बैठे हैं इससे ऐसा लग रहा है। आपने सच कहा कि प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर सारे जितनी भी बीमारियां हैं उनको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। और सबसे पहले आता है डॉक्टर्स डे। तो डॉक्टर्स डे से पहले 1 जुलाई से पहले उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स हमारे देश के लिए बहुत काम करते हैं, उनको बधाइयां दी पहले ही, उससे पहले ही मतलब उन्होंने ये कहा। और डॉक्टर्स डे एक तरह से यदि मैं देखूं तो स्वास्थ्य तंत्र यानी कि भारत सरकार की तरफ से पहली बार बीसी रॉय जी को पूरी तरह से पूरे देश में याद किया गया और डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट हुआ। उसके लिए प्रॉपर सरकारी तंत्र से हमने उसको सेलिब्रेट किया। दरअसल उसमें होता क्या डॉक्टर साहब, देखिए जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो तो उस दिन के साथ परिचित भी होगी, मनाती भी होगी, बिल्कुल। लेकिन मन की बात में जब प्रधानमंत्री महोदय इस बात का जिक्र करते हैं तो वो आम आदमी तक वो बातें पहुंचती बिल्कुल हैं और उनको भी ये समझ में आता है कि डॉक्टर बीसी राय कौन थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्यों डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ये सारी चीजें हमारी अवेयरनेस को बहुत ऊंचा ले जाती हैं। बिल्कुल, और उससे हम एक कनेक्ट होते हैं कि अच्छा सच में डॉक्टर कोई बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे जीवन की, और उनको महसूस होता है। जैसा आपने कहा काला आजार और फाइलेरिया, ये वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं और इन सब के लिए एक नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज डायरेक्टरेट बनी हुई है जो इसके ऊपर काम करती है। हाथी पांव होता था और तरह तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं, अभी भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, पर वो बहुत कम हो गई। अच्छा, एक चीज बताएं, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं तो लोगों तक तो बात पहुंचती है जी। मुझे लगता है कि जो सिस्टम है, आप लोग हैं जैसे मैं कहूँ, आप लोगों को भी एकदम से लगता होगा कि हाँ इस बात पर और ज्यादा हम काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन और ज्यादा हम ध्यान दें, और ज्यादा हम इसके बारे में लोगों तक पहुंचे, उनको गाइड करें, उनको जागरूक करें, उनकी हेल्प करें मेडिकली। ऐसा होता तो होगा मुझे लगता है। देखिए, हम सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। जैसे मैंने घर की बात की, घर के मुखिया की बात की, हम सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन जब घर का मुखिया आता है और कहता है कि भाई देखो ये काम करना है, तो हम सब जो काम कर रहे होते हैं वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और हम सब उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यही इस मन की बात का एडवांटेज हमको, हमारे देशवासियों को मिलता है कि हम सब एक साथ सोचना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ टू वे कम्युनिकेशन ही नहीं, इसका इम्पैक्ट भी हर दिशा में होता है। हर दिशा में होता है। और यदि देखिए नहीं होता तो क्या लॉकडाउन सक्सेसफुल हो पाता? लॉकडाउन के समय पे सारे ट्रांसपोर्टर्स यूनाइट हुए, उन्होंने घर घर लोगों को खाना पहुंचाया। और उस कोविड के पीरियड में हम किसी भी तरीके से संभाल नहीं पाते। देखिए, इतने कम समय में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाई। और लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार ने, सरकारी तंत्र ने, हमारे डॉक्टर्स की टीम ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स की टीम ने एक साथ मिलकर काम किया, यूनाइटेड रहे, जिसके कारण हम बहुत सारे लोगों की जान बचा पाए। और हमारे पास प्रधानमंत्री जी के संदेश हर बार हमको सुनने को मिल रहे थे, जिसके कारण हमको जानकारियां मिल रही थी कि पूरे विश्व पटल पर क्या सोच चल रही है। उस विश्व पटल की सोच को हम भारतीय पटल पर कैसे काम कर सकते हैं, ये हमको जानकारी बार बार मिल रही थी, जिससे कि हम अपने लोकल लेवल पे उसको यूटिलाइज कर पा रहे थे। अदरवाइज इतना फास्ट हमारे पास कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था कि जो हमको सही सलाह एकदम से पहुंचा सके। आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि घर का मुखिया, तो मुझे याद आ रहा है कि मन की बात में उन्होंने हर बार लगभग अक्सर उस दौर में ख़ास तौर पर हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी बराबर प्रधानमंत्री जी मन की बात में हमें प्रोत्साहित करते रहते थे कि हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए, किस तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए, किन चीज़ों का उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। तो इससे भी लोग बड़े प्रेरित हुए और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि लोगों ने उन चीज़ों को अपनाया भी अपने जीवन में। उसका भी बहुत सकारात्मक असर जाहिर सी बातें पड़ी। बिल्कुल, उन्होंने योग को बढ़ावा दिया कि आप योग करें, आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे कि आप बीमारियों से बच सकते हैं। आप कौन सा खाना ना खाएं, इसके ऊपर भी उन्होंने बताया। उन्होंने कौन सा खाना ज्यादा अच्छा आपके लिए हो सकता है और इसके बारे में भी बात की। उन्होंने एक बार मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के ऊपर भी बात की, जिससे कि उसको बढ़ावा मिले। और मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा मास मीडिया कैंपेन है और इसको कंटिन्यू करना
करना चाहिए। देखिए, आकाशवाणी के रूप में हमारा ये सौभाग्य है कि हम ये प्लेटफॉर्म जो है प्रधानमंत्री महोदय ने चुना लोगों तक पहुंचने के लिए, और उसके बारे में उन्होंने हमेशा कहा भी है कि ये क्यों चुना, क्योंकि आम से आम आदमी तक, हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच है। और इस कार्यक्रम में यानी पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमें मौका मिलता है कि मन की बात के विभिन्न बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करें, और ये सिलसिला 2014 से ही चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि समाज को और देश को इसकी बहुत जरूरत है, और इससे बहुत हम सबको मदद भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। आज आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिली डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आए और आपने जो संक्षिप्त समय में ही जो महत्वपूर्ण चर्चा है कि मन की बात को लेकर, उसके प्रभाव को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके माध्यम से जो जागरूकता आई उसको लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी जी से हम बात कर रहे थे, जो कि प्रोफेसर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। श्रोताओं, अगर आपके व्यक्तित्व पर, आपकी सोच पर, आपके विचारों में, आपके आचार में मन की बात का ऐसा कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, जिसका सुपरिणाम या सुफल जो है वो समाज को या देश को मिल रहा हो, यानी आप उससे प्रेरित होकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम सबको, यानी समाज के रूप में हम सबको लाभ मिल रहा है, तो आप वो हम सबके साथ जरूर शेयर करें। उसे हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके। और इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इतना सा कि आप हमें मेल कर सकते हैं postboxair@gmail.com, postboxair@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 111, आकाशवाणी, दिल्ली 11001। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके पत्रों की। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ मैं यानी जैनेंद्र अब आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।